जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि मैं जल्द ही आपको हिंदी और संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। तो आज समय मिला है, कल नहीं मिल पाया था, उसके लिए माफ़ करना। आज समय मिला है और आपको अंदाज़ा नहीं होगा मैं किस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं दोनों जो मैंने पोल भी किए थे, तो लगभग हिंदी और संविधान दोनों के लिए पोल आए थे। दोनों पढ़ने के लिए लोग इच्छुक हैं और मैं सोच रहा हूँ कि दोनों पे एक एक वीडियो सुबह शाम करके डालता रहूँ। तो आज जैसा हमारी टीम ने आज ये भेजा था पीडीएफ, तो मैं आज इसी पे काम करना चाहता हूँ। आज से मैं हिंदी सोच रहा हूँ पढ़ाऊँ। तो ये आपका पहला पेपर है हिंदी में, जो 54 पाली हुई हैं, जो 12/11/2021 की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था वो है ये। और आप ये मान लीजिए कि ये 54 सॉल्व पेपर कर लेंगे अगर आप हिंदी के, तो 2160 क्वेश्चन हिंदी के आप कर लेंगे। मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, उनमें से लगभग 25 सवाल सेम टू सेम इससे मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज अपना पहला दिन है पढ़ाई का। अभी तक तो हम सिर्फ बातें कर रहे थे, आज से हम पढ़ाई के उतर आए हैं, पढ़ाई के मूड में, और प्रैक्टिस सेट से अब हम लोग शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे ये काफिला बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों आओ पहले सवाल से हम शुरू करते हैं, और हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे, और आंसर को हम छिपाएंगे कुछ देर के लिए, जिससे आप अपनी दिमाग में उसको हिट कर पाए और फिर हम उसको आंसर देंगे। तो सबसे पहला अपना सवाल है, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया। तो ये 4 ऑप्शन है इनमें से। इसमें सही आंसर है डी, जिंदगी नामा। ये 1989 ईस्वी में इनको दिया गया था। तो इस सवाल से आप क्या समझे। सिर्फ ये एक सवाल नहीं है, ये एक संकेत है कि आप उन कृतियों को पहले पढ़ें जिन्हें कभी पुरस्कार मिला है। कोई भी पुरस्कार मिला है, जो हमारी कृतियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हैं, उनके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इससे आप ये देखिए, एक तो सवाल ये है ही अपना, साथ ही साथ ये देखिए कि जितनी आपकी कृतियां हैं जिनको पुरस्कार मिला है, उन्हें आप पहले देखिए। तो इसका आंसर आपका डी सही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। मतलब ऐसा इनमें से कौन शब्द है जिनमें से जिनका अर्थ अनेक होते हैं, एक अर्थ नहीं होता है, कई अर्थ होते हैं। औषधि का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, इलाज हेतु अपना प्रयोग की जाती है। वैसे ही तत्व और था, लेकिन जीवन, प्राण, पुत्र, ये सब मतलब जीवन के कई होते हैं। जल भी होता है, जल को भी जीवन बोलते हैं, प्राण को भी, पुत्र को भी, सबको जीवन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर अपना हो जाएगा बी। अनेकार्थी शब्द आते हैं, एक दो सवाल जरूर आते हैं, इनको ध्यान देना होगा आप लोगों को। तीसरा है, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम 1-2, मतलब कि राजस्थानी और गुजराती। राजस्थानी उसके बाद गुजराती। दोस्तों अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि इसका पूरा वो व्याख्या ज़्यादा वैसे बताई जाए। तो अपभ्रंश आप समझ सकते हैं, किसी भी भाषा का जो मूल भाषा होती है, जो जब वो थोड़ा पथ से हट जाती है तो उसको अपभ्रंश बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर पेपर है, तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसको निपटा लिया जाए, समय भी ज़्यादा ना लगे। आगे जब हम लोग क्लासें लेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ा जाएगा। तो राजस्थानी और गुजराती सिर्फ यही अपभ्रंश में आती हैं, पंजाबी और बांग्ला नहीं आती हैं। अब आके देखें, मातृहंता में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है। इसका अर्थ होता है माता की हत्या करने वाला, तत्पुरुष समास इसमें है। इसको मैंने इस ट्रिक से देखा था, इस ट्रिक से इसको इस तत्पुरुष समास को समझा था। जैसे तत्पुरुष, कहीं ना कहीं इसका कर्ता जो है करने वाला जरूर होगा इसमें। जैसे माता की हत्या करने वाला कोई तो होगा ना। वही एक पॉइंट आपको की पॉइंट पकड़ना है। द्विगु समास हो गया अपना, गिनती आती है इसमें, कर्मधाराएं। ध्यान रखना कि मैंने जैसे याद किया था, कर्मधाराएं मतलब कि
किसी के जो कोई ऐसा जो कर्म का धारण करता हो, कुछ काम करता हो। इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे मैंने इसको याद किया था और कैसे आगे बढ़ाया था। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसमें सुदर्शन आंसर सही है। हार की जीत को भी पुरस्कार मिला है। आप कमेंट करके बताइएगा इसको कब मिला है पुरस्कार। अगला है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेष से के अनुसार। विशेष से माने कर्ता, एक तरीके से जैसे जो करने वाला है, विशेष से जो कर्ता होता है उसके अनुसार ही लिंग निर्धारण होता है। अब अगला सवाल है अपना, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये याद रखना बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है और बहुत ही माइनर गलतियां होती हैं, तो ध्यान रखना कि इनको आपको रटना पड़ेगा। कैसे याद, कैसे कौन कौन सा सवाल है, कई है, 150 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। विद्या वाचस्पति, ऐसे ही आप याद रखें, इनको 4 बार लिख लें, सब याद होते जाएंगे। तो अगला सवाल है आपका, अल्प आयु। संधि विच्छेद को, किसी शब्द को पढ़ने से उसको संधि विच्छेद करते हुए पढ़ा करिए, उससे 2 फायदे होते हैं, आपको संधि विच्छेद और दोनों अर्थ समझ में आ जाता है। अल्पायु, इसमें कौन सा प्रत्यय है? जैसे मैंने बोला अल्पायु न बोल के अल्प आयु, क्लियर हो गया कि आपका कौन सा प्रत्यय है। वो शब्द जो किसी जो शब्द के भाग जो शब्दांश बोलते हैं, जो किसी शब्द में पीछे यूज होते हैं प्रत्यय में, उनको प्रत्यय माने पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी बोल सकते हो इसको, वो होता है प्रत्यय। अगला सवाल, एक हाथ से ताली नहीं बजती। मुहावरे 2-3 पूछी जाती हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुझे लगता है सबको पता ही होगा कि कहीं ना कहीं दोनों जगह दोनों की गलती होती, दोनों पक्ष की गलती या सहमति होती है, जिससे कोई काम होता है। तो इसका आंसर है अपना बी, झगड़े में, या झगड़े में ही क्यों, कोई काम सम्मिलित रूप से भी हो रहा है, अच्छा काम भी हो रहा है, तो उसमें भी तो यही बोल सकते हैं कि एक हाथ से ताली, मतलब दोनों लोग काम करो अच्छा हो जाएगा। अगला सवाल है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? अब ये देखिए, इसमें जो है साधित सकर्मक धातु, मतलब मूल अकर्मक धातुओं के साथ जो प्रत्यय, उसको साधित सकर्मक धातु, इसको डिटेल में बाद में देखेंगे दोस्तों। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा को का और सा लिखते हैं, इसको का वर्ण के बाद आता है, क्योंकि क्षत्रिय ज्ञा जो भी है ये सब का के साथ, ये अतः छा को का के साथ, त्रा को ता के साथ और ज्ञा को जा के साथ रखते हैं। तो इसका आंसर अपना आ गया ए। अगला सवाल है, थोड़ा जल्दी से काम करते हैं। इनमें से घोटक शब्द क्या है? घोटक क्या है? तो तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द तो आप तद्भव देख लेना, जो संस्कृत में है वो तत्सम है। और ये ध्यान रखना है कि जो आम बोलचाल की भाषा में बहुत कम प्रयोग हो रहे हैं वो तत्सम शब्द ज़्यादा होते हैं, जो आम चाल, क्योंकि बोलने में इनमें क्या कठिनाई आती है, इसलिए लोग संस्कृत का कम प्रयोग कर रहे हैं। तो जो संस्कृत का सबसे बड़ा यही है, एक अच्छा अपना अनुभव है देख के कि कम यूज हो रहे हैं। कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? तो इसका आंसर है बघेली। अगला है, उपविराम का चिन्ह कैसा होता है? विराम चिन्ह देख लेना, 10 से 12 है। उपविराम ये होता है इसके बाद कोई किसी शब्द को जब ज़्यादा डिटेल में लिखना होता है तो उपविराम ये लगाया जाता है। तो इसके साथ अपना अगला सवाल है, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? तत्कालिक, जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, वर्तमान काल का नहीं है। संभाव्य वर्तमान, मतलब अभी संभव है, अभी होने वाला है। तत्कालिक, जो भी तत्काल हुआ, जैसे मैंने पिन चलाया। सामान्य वर्तमान, जैसे हम वीडियो डालते हैं। आसन्न भूत, मतलब अभी अभी हो चुका है, पहले जस्ट पहले हुआ है हमसे, आसन्न भूत से बोलते हैं। तो ये भूतकाल का एक प्रकार है। अगला है मधुशाला के, देखिए अब मधुशाला को भी कहीं अब आप खोजिएगा कि इसको कब पुरस्कार कोई मिला है। मधुशाला किसकी? हरिवंश राय बच्चन की बहुत फेमस पुस्तक है और बहुत अच्छी है, पढ़ के देखिएगा कभी समय मिले अगर। काव्य रीति के कितने भेद हैं? तो काव्य रीति के 3 भेद हैं। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो ठीक ठाक होते हैं, आपको क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो सब अटेंड करना है, लेकिन हाँ हमारे अगर 35, 34, 35 सही हो जाते हैं पर्याप्त है, क्या करना है।
वैदेही, गौड़ी और पांचाली, ये काव्य रीत के 3 भेद होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जो करता करता है, कृत में करने वाला कृतवाच्य होता है, कर्म जिसके ऊपर किया जाता है कर्म वो कर्मवाच्य, और भावनाओं से जो होता है वो भाववाच्य होता है। इनमें से कलिकथा बाया बाईपास, अलका शराब, इसको भी एक पुरस्कार मिला हुआ है। आप बताइएगा कब मिला है और किस कारण से मिला है। अलका शराबगी की है। किसी भी, ये इतनी जल्दी से याद नहीं हो जाएंगे, आप 10 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे, तब ये आपको याद आते रहेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उपसर्ग उर्दू का नहीं है, जो उर्दू का उपसर्ग ना हो उसको बताना है। तो उन, गैर आप सुने होंगे खुश, कम सुने हो कमजोर, खुशनुमा, गैर जिम्मेदार, ऐसे नहीं भाषा बोलने से भी आपकी लगती है, इसमें हलंत भी होना चाहिए नीचे, नहीं है ये बिंदी टाइम में होती है जो, वो होनी चाहिए, वो नहीं है इनमें ऐसे, ये आपको समझ। उन जो है अपना उसका नहीं है, संस्कृत का है, ये संस्कृत का उपसर्ग है। अगला सवाल है, भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, इनमें से कौन सी है जो भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी? तो भलाई नहीं बनी है। लड़ना से लड़ाई, कमाने से कमाई, पढ़ने से पढ़ाई, लेकिन भला से भलाई नहीं, भला तो फिर भला व्यक्ति इसमें आ जाता है, तो भलाई नहीं बनी है, बाकी सारी बनी है। अब इस अनुच्छेद को आपको पढ़ के इसमें क्या होना है, क्या इसका वो रहेगा, ये सब काव्यांश वगैरह सब आपको बताने हैं। अनुच्छेद से सवाल आते हैं, 4-5 सवाल आ जाते हैं, तो इसको देख के आप इसको आंसर कर सकते हैं। उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? अब इसको पढ़िए। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत का अगर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। कितनी अच्छी कविता है। तो इसका उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद का क्या अर्थ है? गहरी नींद का ऐसा नहीं कि सो जाना बेखबर, मतलब आप जो बेखबर हो उसको जगाने आ रहा हूँ, मैं आपको खबरदार करने आ रहा हूँ, इसका ये अर्थ हुआ। उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पतन की राह पे नहीं जाने देगा, जिससे आपका पतन हो उस पतन की राह पे नहीं जाने देगा। उपयुक्त काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? वो व्यक्ति जो बेखबर है। आप देखिए सबसे पहला सवाल है, किसको जगाने आ रहा है? जो बेखबर है। तो सीधे ऑप्शन देखिए कि जो जीवन की वास्तविक कठिनाइयों से या असली जीवन से बेखबर है, उनको जगाने के लिए कवि बोल रहा है, उसको जगाने की बात चल रही है। मैं खाना खा चुका था, मतलब फाइनली काम हो चुका है। तो जब खाना खा चुका था, कोई संशय भी नहीं है, तो पूर्ण भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध, ना इसमें कुछ संदिग्ध है ना ही आसन्न है, मतलब तत्काल अभी बिल्कुल अभी भी नहीं हुआ है, और ना ही ये डेली का रूटीन है। मैं खाना खा चुका था मतलब पूर्ण भूत। विभत्स रस का स्थायी भाव, ये जरूर पूछे जाते हैं और सबको लगभग पता होंगे, इनको पढ़ सकते हैं आप। अब अगला सवाल है अपना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, फिर वही वही हो गया, ये ऊपर आ गया है, इसको नीचे फिर जाना पड़ेगा, फोन आने की वजह से ये चला गया ऊपर। तो हम यहाँ थे, ये हो गया, मैं खाना खा चुका हूँ। इनमें से भी बस रस जो गुप्ता बताइए आपको। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? धड़ाक, धड़ाक में आँख, धड़ आँख, मैं बोला ना धड़ आँख, ऐसे किसी शब्द को पढ़ा करो संधि विच्छेद के साथ, तो दोनों चीजें हो जाए, धड़ आँख, धड़ाक हो गया। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? ये सवाल अब जीके का सवाल यहाँ आ गया, ऐसे सवालों को देखना है। मैं बोला ना कि सारे सवाल नहीं, 30-35 सवाल आप अगर पढ़ते रहोगे तो 35 सवाल तो ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस से आएंगे। 4-5 सवाल तो दाहिने बाएं से आ ही जाते हैं, उनमें अपना क्या है 10-20 करके तुक्का मार देना, सही है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आकाश का पर्यायवाची इसमें कौन है? तो क्या होता है, व्योम शब्द आकाश का पर्यायवाची है। व्योम, आकाश, नभ, मंडल, अभ्र, ये सब आकाश के पर्यायवाची। आप ऐसे पढ़िए, 10 पर्यायवाची डेली पढ़िए।
अगले 10 दूसरे दिन, तो पिछले रिवीजन अगले 10, ऐसे रिवीजन करते हुए पढ़ते रहिए, आ जाएंगे। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? जब किसी चीज का अर्थ निकालोगे तभी तो उसमें जो कोई लड़ाई या द्वंद्व दिखाई पड़ेगा। तो अर्थालंकार में विरोधाभास आते हैं। किसी शब्द का अर्थ जब निकालते हो, आप कुछ निकालेंगे, हम कुछ निकालेंगे, तभी उसमें विरोध होता है। तो ये रहा विरोधाभास अलंकार। अगला है, इसमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या? पार्थिव माने जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से है तो उसे पार्थिव बोलते हैं। ये पढ़ते रहिएगा आप लोग। आजीवन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव जो है, इसमें याद रखना उपसर्ग का बहुत महत्व होता है। उपसर्ग अव्ययी भाव में जरूर लगा होगा। आजीवन, आ हटा दो जीवन बचा, तो जीवन भर कुछ चीज हो, आ हटा दो जीवन बचा केवल। तो अव्ययी भाव में याद रखना कि उपसर्ग का महत्व होता है, उसमें उपसर्ग जरूर होता है। अगला सवाल, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, तो उसमें से एक प्रश्नवाचक है। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं या 6 भेद होते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा, कंफ्यूज हो गया हूँ। अगला है, द्विज का अनेकार्थी क्या है? द्विज पंडित, अंडा, पक्षी, ये सब द्विज के होते हैं। दांत, द्विज किसे बोलते हैं? जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। तो दांत अपने पहले दूध के दांत होते हैं, फिर एक दोबारा दांत आते हैं। तो द्विज का अर्थ ये होता है जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? तो सरल का जटिल। सरल का जटिल सिंपल सा है। विलोम शब्द देखते रहिएगा, रोज 150 पढ़ते रहिए। विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, रोज 150 पढ़ते रहिए। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णु प्रिया है? आप बताइए। ऐसे ऐसे बताया ना, इसमें आपने देखा होगा प्रैक्टिस में, पिछले से 2-3 सवाल ऐसे आ चुके हैं, जिनमें से बहुत डीपली आप पढ़ोगे तभी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे हो जाए तो क्या करना है, 30-35 सवाल हो जाए बहुत है। तुरंत विलंबित में गणों का क्रम क्या? अब ये भी देखिए आ गया, 4 सवाल हो गए। अब इसको आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत वैसा रहेगा, समय भी व्यतीत होता है और जरूरी नहीं कि सवाल आए। नगड़, भगड़, भगड़, रगड़, ये है। विखंडनवाद का सिद्धांत में से किसने दिया? तो विखंडन, अब ये भी उसमें आ गया आपका। 5 सवाल हो गए। इसमें जो बहुत अच्छी तैयारी कोई करेगा तब इनको हल कर पाएगा। ऐसे ऐसे ये 5 सवाल है। अगला सवाल है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है? तो हमेशा बहुवचन। पिताजी आ गए, आदरणीय व्यक्ति है। सांसद जी आ रहे हैं, सांसद एक ही है, आ रहे हैं। विधायक जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि आदरणीय व्यक्ति जो होते हैं, सम्मानित होते हैं, उनके लिए आपको यही बहुवचन में ही आएंगे। अगला सवाल और लास्ट है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। बहुत मंद गति, धीरे धीरे, मंथर बोलते नहीं, आप देखे होंगे कभी अगर गाँव घर से हैं तो खुरपी होती है, खुरपी। तो उसमें अगर आगे वो मोटा हो जाता, धार नहीं होती है, तो उसमें बोला जाता है कि ये मंथर हो गई, वो बहुत स्लो चल रही है। तो जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको मंथर बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थे अपने 40 सवाल। आप इनको दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। हमारा उद्देश्य बस यही है कि इनका आपका रिवीजन हो जाए। अगर डेली हम एक इसका और एक जीके का, जिसमें से संविधान है, करते रहेंगे तो आपको ये भी एक बार पढ़ लेंगे, आप दिमाग में आ जाएगा, दोबारा पढ़ लेंगे। 2160 सवाल हैं, तो ऐसा तो है ही नहीं कि सवाल इससे मिले ना, सवाल जाएंगे कहाँ, आएंगे कहाँ से, यहीं से आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इंतज़ार करिएगा, दूसरी वीडियो हम जीके की जल्दी लाएंगे, रिकॉर्ड करके इसमें डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि एक चैनल है जो हमें अब धीरे धीरे पढ़ाने की ओर बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।